हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हमने क्या कंप्लीट कर लिया है, मोशन और लॉज ऑफ मोशन, मतलब फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। आज हम शुरू करने वाले हैं ग्रेविटेशन। और ये चैप्टर में आपको बहुत मजा आने वाला है क्योंकि हम ग्रेविटी पढ़ेंगे, जो हम इतने दिनों से बोलते आते हैं कि सर ग्रेविटी 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 ये ग्रेविटी वो। तो आज समझते हैं हम एक्चुअल में ग्रेविटी होती क्या है। और बहुत आसान सी बात है कि हमारे हमारी जो अर्थ है वो सन के अराउंड गोल गोल घूम रही है। ठीक है। सारे प्लैनेट्स भी एक ही ऑर्बिट में गोल 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 घूम रहे हैं। तो मुझे बताओ, ये घूम गोल गोल किसके अराउंड रहे? सन के अराउंड रहे। मून अर्थ के अराउंड गोल गोल घूम रहा है। तो ये सब हो क्यों रहा है? अगर मैं ऑब्जेक्ट अगर मैं ये ऑब्जेक्ट फेंकता हूँ तो ये नीचे आता है, क्यों आता है? मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं यहाँ पे क्यों स्टेबली खड़ा रह पा रहा हूँ? आप सब, ये सब जो है बेड अपनी जगह पे है, धरती मतलब लाइक एनीथिंग एल्स, ये बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये सब क्यों है? सर ये कोई कारण होगा ना इन सब चीज का। तो ये सब है ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी क्या करती है? इंसान को अपने से बाइंड करके रखती है। मतलब क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। तो इसी ग्रेविटी को ग्रेविटी, ठीक है, इसी ग्रेविटी के कारण क्या होता है? ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे रखा है तो रखा है, अगर मैं इसको हाथ निकल के छोड़ दूं तो ये नीचे चला जाता है। क्यों? क्योंकि नीचे अर्थ है। अर्थ ने क्या कर लिया? इसको खींच लिया है। ग्रेविटी के कारण क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। आप सब ने ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक्सपीरियंस किया ही होगा। बहुत सिंपल सी है चीज है। जब आप बॉल ऊपर फेंकते हो तो आफ्टर सम टाइम वो क्या है, सर्टन हाइट तक जाता है, पर वहां से क्या आता है? वापस आता है। तो सर हमेशा चीजें वापस ही क्यों आती? तो हमारे अपने न्यूटन साहब थे। ये स्टोरी तो सबने सुन रखी होगी। न्यूटन साहब थे, वो एक झाड़ के नीचे बैठ के अपनी रिसर्च कर रहे थे। ठीक है। अचानक क्या होता है? एक एप्पल नीचे गिर जाता है। तो वहां से उनको समझता है, यार हर चीज नीचे क्यों गिरती है। वो सोचते थोड़ा, न्यूटन साहब को थोड़ी रिस्पेक्ट देते, उनकी ड्राइंग अच्छी बना के। ठीक है। वो सोचते थे एप्पल नीचे क्यों गिरा, पता नहीं उनके एप्पल ही क्यों उन्होंने दिया, मतलब वैसे तो टेक्स्ट बुक में दिया गया है कि एप्पल गिरा था करके, पर अपन भी मान लेते चलो एप्पल गिर गया नीचे। तो वो सोचते हैं कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरता है, जो भी चीज ऊपर जाती है वो नीचे क्यों आ जाती है। ये सब होता है। सन के अराउंड ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व क्यों कर रहे हैं, ये सब वो बहुत सोचते हैं। तब उन्हें समझ में आता है कि एक फोर्स है जो कि अर्थ हम सब पे अप्लाई कर रही है। दैट इज व्हाट? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, काफी ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स है। अट्रैक्टिव फोर्स है का क्या मतलब है? ये अपने पास सारी चीजों को अट्रैक्ट कर लेता है। हम ग्राउंड पे खड़े हैं क्योंकि हमारा जो भी पोस्चर है वो ग्रेविटी उसको क्या कर रही है? खींच रही है अपने तरफ। अगर ये जमीन सॉलिड नहीं होती तो हम अंदर घुस जाते। ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स है ना जो, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। और हमेशा डाउनवर्ड्स हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये हमेशा सेंट्रीपिटल होता है। ठीक है। कैसा फोर्स है ये? लिख लो फटाफट से। सेंट्रीपिटल फोर्स है, मतलब दो ऑब्जेक्ट के सेंटर से लगता है ये फोर्स। ठीक है। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ एक बार, समझ में आया ना तुम? ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है, जिसके कारण हम सब धरती पे स्टेबली है, सारी चीजें अर्थ पे है, उसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। किसके कारण है वो ग्रेविटेशनल फोर्स? फोर्स तो तुमने पढ़ा ही होगा पिछले चैप्टर में, नहीं पढ़ा? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स को अप्लाई कौन करता है? अर्थ करता है, या फिर कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में हमेशा एक ग्रेविटी होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स अट्रैक्ट करता है, उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ग्रेविटेशनल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अर्थ से मेनली हम रिसेम्बलेंस करते हैं। ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स ये कैसा है?
अट्रैक्टिव इन नेचर। अट्रैक्टिव इन नेचर का मतलब क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स एक अट्रैक्टिव है, कोई भी चीज को वो अट्रैक्ट करता है अपने खिला तरफ। वैसे ही जैसे तुम्हारे क्लास की एक लड़की जो हमेशा सबको अट्रैक्ट करती है, उसी टाइप से ग्रेविटेशनल, ग्रेविटी जो सबको अपने तरफ अट्रैक्ट करती है। मैं एक बार देख लेता हूँ कैमरा वर्क कर रहा है। ठीक है, वर्क कर रहा है। उसी टाइप, उसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसी को बोलते हैं हम ग्रेविटी। ठीक है, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। उतना नहीं समझना है तुम्हें सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है वगैरह। ये कैसा सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है, अब मुझे बताओ फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। आइजैक न्यूटन सर ने ऑब्जर्व किया कि एप्पल नीचे गिर गया, सारी चीज नीचे ही आती है, तो उन्होंने एक लॉ दे दिया जिसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ कहते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ बाय किसने दिया है? बाय सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ होता क्या है इसको समझते हैं। सपोज कोई दो ऑब्जेक्ट है, सपोज कर लो अर्थ, और कोई है ऑब्जेक्ट है मून। ठीक है, अर्थ का कुछ मास होगा, सपोज उसको बोल दे हम मास ऑफ अर्थ, और मून का कुछ मास होगा, उसको बोल देते हैं मास ऑफ मून। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को मान लेते हैं डी। ठीक है, तो सर आइजैक न्यूटन ने बताया कि अर्थ पे जो मून पे जो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है वो कितना होता है। सर ने डिराइव करके दे दिया, फोर्स इक्वल्स टू जी ऑफ मास टाइम्स ऑफ एम ऑफ अर्थ, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट अपॉन मून, मास ऑफ मून इनटू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ये सर आइजैक न्यूटन ने हमें फॉर्मूला दिया कि F इक्वल्स टू जी एम ई एम मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ मून अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, अब सर यहाँ पे G क्या है वो हम समझते हैं, ये स्लाइड के बाद लिख लो फटाफट, यहीं पे लिख देता हूँ। G क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या है? जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करने पे कुछ आती है, दैट इज व्हाट 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी टू द पावर -2। ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ की वैल्यू। ठीक है, अब सर ये फोर्स जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ का जो मतलब जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका नेचर किस टाइप से है, ये भी ले लेते हैं। डी इज डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। समझ में आया? डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। अब सर इन सब की वजह से कॉज क्या क्या होते हैं, लेट्स सी। इसके कारण क्या है, मून जो है वो अर्थ के साथ एक ऑर्बिट में बाइंडेड है। दूसरा, जो समुद्र में जो टाइड्स आती है, लहरें, वो सन और मून के पोजीशनिंग के साथ क्या होती है, चेंज होते रहती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कॉजेस टाइड्स इन द सी, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ये सब भी किसके कारण हुआ है,
ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, मोशन ऑफ अर्थ मून अराउंड द सन, ये भी सब किसके कारण हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो फटाफट से लिख लो ये, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ पॉइंट्स, इसके एग्जाम्पल्स लिख देता हूँ, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स बाइंड्स मून अराउंड द अर्थ। सेकेंड, bind earth and all other planets around the sun. Third, sea tides. सी टाइड्स मतलब समुद्र में आने वाली लहरें आर ड्यू टू पोजीशन ऑफ सन एंड मून, ठीक है। ये सब किसके कारण होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। अब हमने ग्रेविटेशनल फोर्स तो समझ लिया कि क्या होता है, जो हम सब ऑब्जेक्ट को बाइंड करके रख रहा है अर्थ के साथ, वगैरह वगैरह होता है। लेट्स टेक अ एग्जांपल विद सन एंड द मून, मतलब एक क्वेश्चन सॉल्व करते फट से। क्वेश्चन है कि आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल भी है, मास ऑफ अर्थ कितना दिया है उन्होंने, 6 इंटू 10⁻24 kg, ठीक है। मास ऑफ मून कितना दिया है उन्होंने, 7.4 इंटू 10⁻22 kg। इसका मतलब क्या, मून सन से हल्का है, सॉरी अर्थ से हल्का है। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 3.84 इंटू 10⁸ किलोमीटर। यूनिट्स पे ध्यान देखना, हमेशा उनकी ऐसा यूनिट में ही लिखना है तुमने, ठीक है। अब मुझे बताओ इन दोनों के बीच में, मतलब ऐसा बोला गया है कि फाइंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी बाय अर्थ ऑन मून। बताओ अर्थ फोर मून पे कितनी ग्रेविटी लगाएगी, सर अर्थ ही लगाएगी क्या ग्रेविटी मून पे, मून नहीं लगा सकता ऑब्वियसली। मून भी इक्वल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे लगा रहा है, समझ में आया। क्योंकि दो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, सेंट्रिपिटल फोर्स है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझ पे अलग फोर्स लगाओगे और मैं तुझ पे अलग फोर्स लगाऊंगा, या फिर मून अर्थ पे अलग फोर्स लगा रहा है और मून अर्थ पे अलग फोर्स लगा रहा है, नहीं, इन दोनों के बीच का फोर्स क्या है, इक्वल है। इसलिए तो वो है ना, नहीं तो अर्थ का मास तो बड़ा है, वो तो खींच लेता उसको फट से, ऐसा होता तो नहीं है ना। दैट्स वाई एफ ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, सेंट्रिपिटल है और इक्वल होता है हमेशा, ठीक है। फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करेंगे, हमें बताया गया है सर आइजैक न्यूटन ने फॉर्मूला दिया, F इक्वल्स टू जी एम ऑफ ई अपॉन एम ऑफ मून। जरूरी नहीं मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ मून, मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट हो सकता है, इनटू इन बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। फाइंड कर लेते हैं हम F को। G की वैल्यू क्या होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू, ठीक है। मास ऑफ अर्थ कितना दिया है, 6 इंटू 10⁻24 kg इंटू मास ऑफ मून कितना है, 7.4 इंटू 10⁻22 अपॉन में क्या है, डिस्टेंस का स्क्वायर, व्हाट दैट इज व्हाट 3.84 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर। चलो कैलकुलेट करो, जब कैलकुलेट कर लोगे तो अब आंसर कितना आएगा, 2.02 इंटू 10⁻20 न्यूटन।
फोर्स की यूनिट कब हमेशा क्या होती है? न्यूटन। चाहे वो किसी भी टाइप का फोर्स हो, उसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन। ठीक है, अब तक तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि सर ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है। ठीक है, अब समझते हैं हम फोर्स के कारण एक्सेलरेशन कितना कॉज करती है ग्रेविटी। क्या बोले सर आपने? ये समझ में आ गया? ये तुम्हें खुद से सॉल्व करना, एक बार कॉपी करके फटाफट 2.02 और वैल्यूज याद करके आंसर मत लिख देना, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में क्या आंसर वैल्यूज चेंज हो सकती है। ठीक है, अब देखते हैं एक्सीलरेशन कितना कॉज करता है ग्रेविटी। तुम्हारे इसमें फ्री फॉल करके दिया है। ठीक है, तो सर हमने पढ़ा था, मार करके गिर रहा है भाई 10 बार। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन होता ही नहीं होता। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन, पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो ये अर्थ है और यहाँ पे तुम खड़े हो, तो मुझे बताओ अर्थ तुम पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी? फोर्स तुम पे कितना लगाएगी अर्थ? तो फोर्स अप्लाइड, कैसे लिखूं, बाय अर्थ ऑन ऑब्जेक्ट, force applied by of earth on an object equals to mass of object. Force applied by earth on an object equals to mass of object into क्या होगा? Acceleration due to gravity. मिटाइए तो फोर्स कितना होता है? मास इंटू एक्सिलरेशन। सो फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट कितना होगा? मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू एक्सिलरेशन ड्यू टू gravity. Force applied on an earth by an object equals to mass of object into acceleration due to gravity. फोर्स को तो हम एफ लिख सकते हैं, ठीक है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट को हम एम ओ बोल देते हैं। एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से। किससे करते हैं? जी से। जी क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मुझे बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स है जो क्या करती है? अर्थ अप्लाई करती है, जिसके कारण क्या आएगा? कुछ एक्सिलरेशन आएगा, बिकॉज वी नो फोर्स कॉजेस एन एक्सिलरेशन। सो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या कॉज करता है? ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन, जिसको ही हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। आओ इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं कि होती कितनी है। तो हमने ये भी पढ़ा था कि फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। m1 क्या है? मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। m2 क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे बताओ यहां से g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर को मैं m1 इंटू जी बोल सकता हूं। चलो इसको ऑब्जेक्ट बोल देते हैं हम, और इसको मास ऑफ अर्थ बोल देते हैं। मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है,
जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एम नॉट क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, एम ई क्या है, मास ऑफ अर्थ, और दोनों इक्वल होंगे ना, फोर्स तो एक ही है, तो दोनों क्या हो गए, इक्वल होंगे। तो यहाँ से मास ऑफ ऑब्जेक्ट कैंसिल कर सकता हूँ मैं, यस। तो जी की वैल्यू क्या आ गई, जी मास ऑफ अर्थ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये क्या है, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आया, अंडरस्टूड, ओके। अब हम देखते हैं इसका कैलकुलेटिव वैल्यू कितनी आती है, लिख लो। और एक पॉइंट समझाता हूं मैं तुम्हें। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती कितनी वो कैलकुलेट कर रहा, तो हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, जी मास ऑफ अर्थ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। जी की वैल्यू 6.67 के जगह 6.6 ले सकता हूँ, 11 इंटू मास ऑफ अर्थ भी कितना है 6, मास ऑफ अर्थ याद रखना है 6 इंटू 24 होता है, ठीक है, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर बिटवीन व्हाट, डिस्टेंस का स्क्वायर व्हाट, यहाँ पे तो कोई दो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो यहाँ पे हम डी किसको लेते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ लेते हैं, ठीक है। कितना होता है रेडियस ऑफ अर्थ, 6.4 इंटू 10⁶ का होल स्क्वायर, ठीक है। आंसर जब तुम सॉल्व करते हो ये आता है कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। यहाँ पे मास ऑफ अर्थ कितना है, 6 इंटू 10⁻24 एंड रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, जो डी है वो क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ वो कितना होता है 6.4 इंटू 10⁶। ये तुम्हें याद तो नहीं रखना है, पेपर में दिया रहेगा, पर फिर भी याद रखो। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आ गया हमारा, 9.8 मीटर पर सेकेंड, ये याद रखना है। और इसको अप्रोक्सीमेटली तुम कभी कभी अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि अप्रोक्सीमेट लो, तो तुम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले सकते हो, ठीक है। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज व्हाट, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लिख लिया होगा, आई होप, और तुम्हें समझ में आ गया। हमने क्या देख लिया, ग्रेविटेशनल फोर्स देख लिया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन देख लिया। सो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऐसे लिख सकता हूं मैं, जी m1 m2 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर, ठीक है। जिससे कि अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी आएगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मुझे तुम एक बात बताओ, अगर मैं दो ऑब्जेक्ट लेता हूं, एक का मास 10 किलो, एक का मास 5 किलो है, तो मुझे बताओ दोनों में से पहले कौन गिरेगा। सर जाहिर सी बात है, बड़ा मोटा है वो फट से गिर जाएगा, बट यूजुअली ऐसा नहीं होता है, यूजुअली नहीं होता है, क्यों, 5 kg 10 kg, दोनों में से नीचे सबसे पहले कौन गिरेगा।
दोनों साथ में गिरेंगे बिकॉज व्हाट, जी क्या है, सेम है। समझ में आया? ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों पे क्या लग रहा है, सेम। एफ सेम है, जिसके कारण क्या है, जी भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो दोनों एक साथ गिरेंगे। आई होप समझ में आया होगा तुम्हें कॉन्सेप्ट। जब फोर्स ही चेंज नहीं हुआ है उसके कारण एक्सेलरेशन भी दोनों पे कांस्टेंट लग रहा है और सेम टाइप का लग रहा है, तो दोनों एक साथ ही नीचे गिरेंगे। कभी फेंक के देखना कुछ। ठीक है, यहाँ पे और एक कंसेप्ट हमें बोला गया है कि जो अर्थ है, अर्थ सर्कुलर होती है ओवल होती है। सर इतना इजी क्वेश्चन है यार सर। अर्थ तो कैसी ओवल शेप की होती है। अर्थ के दो पार्ट होते हैं, इक्वेटर और पोल, है ना। अर्थ के दो पार्ट होते हैं, इक्वेटर और पोल। तो क्या है, रेडियस जो होता है वो इक्वेटर पे कैसा होता है, ज्यादा होता है। किसके कंपेयर में, रेडियस पोल के कंपेयर में। ठीक है ना। तो जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण होता क्या है, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वेटर पे कम हो जाती है एज कंपेयर टू पोल पे। पोल पे क्या एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होता है। ऐसा सर क्यों होता है? तो देखो भाई, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है, जी एम अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। यहाँ पे जी भी क्या है, कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है भाई, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और मास भी कांस्टेंट है। तो क्या बोल सकते हैं हम, जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। इसके कारण ये फिनोमिनन आता है कि रेडियस तो इक्वेटर का ज्यादा है और पोल का कम है, पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वेटर पे कम होती है रेदर देन पोल। समझ में आया? अगर ऑब्जेक्ट तुम एक बार इक्वेटर पे फेंक रहे हो और एक बार पोल पे फेंक रहे हो, तो पोल पे जो जाओगे ना तुम, तो वो फट से गिर जाएगा रेदर देन अर्थ पे, इक्वेटर पे। समझ में आया? ठीक है, अभी चलो हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाक से। ऐसे क्वेश्चन चूज करो सर कि जिसमें हमारा पुराना भी रिवाइज हो जाए। लिख लिया था तुमने? लिख लिया होगा। ठीक है, चलो। अब फ्री फॉल में बोला गया क्या क्या, अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे आराम से गिर रहा है तो उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी लगती है, जी इक्वल्स टू जी मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डी का स्क्वायर, मास ऑफ अर्थ अपॉन डी का स्क्वायर। ऑब्जेक्ट नहीं, मास ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं बोलना, मास ऑफ अर्थ होता है वो। ठीक है, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है अप्रोक्सीमेटली। हम उसको 10 भी मान सकते हैं फॉर इज ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग। पर अगर जिस क्वेश्चन में दिया है कि जी की वैल्यू तुम 9.8 ही लो, तो तुम्हें वहां पे 9.8 लिखना ही पड़ेगा। समझ में आया? चलो, तो एक बच्चा है जिसने क्या किया, एक बॉल लिया और ऐसे ऊपर फेंक दिया। क्या किया उसने, एक बॉल लिया और ऊपर फेंक दिया और वापस आ गया। बॉल लिया ऊपर फेंक दिया तो वापस आएगा ही ना। बॉल लिया ऊपर फेंक दिया तो वापस आ गया। ठीक है, उसने वही किया। बॉल लिया, जिसको कुछ वेलोसिटी यू से फॉल किया और फेंक दिया। ऑब्जेक्ट कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा और फिर ऐसे रिटर्न आएगा। आएगा ही नहीं आएगा? ऑब्वियसली आएगा ना यार। isn't that obvious? isn't that obvious? फ्री फॉल। अगर उसने कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी, सपोज यू कर लो 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मुझे बताओ उसको, अगर मैं ये डिस्टेंस बोल दूं 10 मीटर, तो उसको 10 मीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, बताओ। बताइए बताइए, कितना टाइम लगेगा उसको 10 मीटर ट्रैवल करने में। अरे यार बहुत इजी है यार, पिछले बारी तो हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था, v इक्वल्स टू यू
प्लस 80। v कितनी है? v क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पे आया। देखो तुम, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये गया ऐसे ऊपर फेंक दूं मैं इसे, एट ए सर्टन पॉइंट ये क्या जाके रुक गया था, वहां से फिर वो नीचे आया, तो जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर गया तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो हो गई उसकी। ठीक है। और फिर वो वापस आया, तो इनिशियल वेलोसिटी तो हमें पता है कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो। यू कितने दिए? दो। एक्सीलरेशन, अब मुझे बताओ एक्सीलरेशन कितना आएगा? ए इंटू टी। एक्सीलरेशन कितना आएगा? सर बहुत सोचने वाली बात है यार ये। उसने तो फेंका है, तो कुछ तो गड़बड़ है यार। एक्सीलरेशन तो कुछ ना कुछ आएगा, क्योंकि उसने 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंका है ऊपर। हम्म। है कि नहीं? चलो दिमाग लगाओ। एक हिंट दे देता हूँ तुम्हें। ऑब्जेक्ट का मास भी कितना है? 2 kg है। फंसे ना? सर इसमें क्या था सर, टाइम निकाल लेना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगाएंगे। अरे यार नहीं लगा सकते, क्योंकि उसने कुछ इनिशियल वेलोसिटी से फेंका है उसको। अगर वेलोसिटी उसने खुद दी है तो कुछ ना कुछ तो एक्सेलरेशन आएगा सर। हम्म। और टाइम भी पूछा है, डिस्टेंस दे रखा है। अब क्या करें? पॉज करो और सॉल्व करो। और एक हिंट, और एक हिंट। नहीं समझ में आया? चलो, कितनी होगी? जीरो। जीरो का जीरो कितना होगा? जीरो। 2 to the 4, 2 10 20 इंटू एक्सिलरेशन। ठीक है। 4 5 ऐसे लिख लो, 4 into 20 इक्वल्स टू ए। 1/5। 1/5 को हम क्या बोल सकते हैं? 0.2। तो एक्सिलरेशन कितना आएगा? 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां से लगा सकते हो ना? जीरो, सॉरी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, v माइनस यू अपॉन ए इक्वल्स टू टी। क्या v जीरो, u कितनी है? दो। एक्सेलरेशन कितना है? 0.2। यहाँ से टाइम है टी, सो -2/0.2। यहाँ से ऊपर 10। टी कितना आ गया? 10 सेकेंड्स। समझ में आया? यहाँ पे ग्रेविटी का कोई काम ही नहीं था। क्वेश्चन तो बस खेलने के लिए दिया तुम्हें। खेलना आ गया होगा तो बेटर है, नहीं समझ में आया तो अल्लाह बचाए तुम्हें, भगवान बचाए, सॉरी, मतलब जो भी है, जिसमें भी मानते हो तुम, वो बचाए तुम्हें। ठीक है। अब मुझे बताओ तुम कितने किलो के हो? बताओ बताओ, कितने किलो के हो तुम? सर मैं तो 60 किलो का हूँ, 60। क्लास 9th में ऊपर, फिर भी मैं 60 किलो का हूँ सर। बहुत अच्छा वेट है मेरा। क्या है मेरा? बहुत अच्छा वेट है। अगर मैं तुम्हें पूछ लूं क्या वेट होता क्या है तुम्हारा, वेट का मतलब क्या है तुमसे? सर जितना मैं किलो का हूँ वो तो मेरा वेट है। अगर मैं बोल दूं तुम्हें कि तुम गलत हो तो क्या बोलोगे तुम? यहाँ पे हम पढ़ेंगे वेट। मैं अगर तुम्हें पूछूं कि तुम कितने किलो के हो, तुम तो फटाफट फटाफट बता दिए कि तुम्हारा वेट कितना है। 60 किलो, 70 किलो।
बट एक्चुअल में तुम गलत हो। तुम अपना मास बता रहे हो, वेट नहीं बता रहे हो। तुम अपना मास बता रहे हो, तो आज से ध्यान रखना, वेट इज नॉट इक्वल्स टू मास। मास अलग होता है। तुम एक्चुअल में अपना मास बताते हो। वेट क्या होता है? वेट इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। वेट क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो तुम अपना सब मास बताते हो, वेट नहीं बताते हो। अब सब सर, जब वेट ही ग्रेविटेशनल फोर्स है तो हमको तो पता है फोर्स इक्वल्स टू एम जी। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हम किसको ले लेते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स में ले लेते हैं। तो वेट भी क्या हो जाएगा? वेट ही क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। सो वेट इक्वल्स टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आया? वेट, आज से तुम बोलना मत कि मेरा वेट कितना है, 60 kg। वो तुम्हारा वेट नहीं है, वो तुम्हारा मास है। तो तुम्हारा वेट कितना हो गया? एग्जाम्पल, अगर तुम 60 किलो के हो तो ये क्या है? तुम्हारा मास है। और अगर तुम्हें वेट फाइंड करने बोले तो तुम कितना वेट होगा तुम्हारा? एम जी। मास कितना है तुम्हारा? 60 kg इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना? 9.8 अप्रोक्सीमेटली। इसको अगर 10 मान लो, तुम्हारा वेट कितना है? 600 न्यूटन के हो बेटा तुम। समझ में आया? तो वेट का भी ऐसा यूनिट क्या होएगा? न्यूटन। अंडरस्टूड? अब मुझे बताओ, तुमने वो फिनोमिनन तो पढ़ा होगा कि जब तुम अर्थ पे रहते हो तो तुम्हारा वेट वेट रहता है, बट तुम मून पे चले जाते हो, स्पेस पे चले जाते हो, तब तुम्हारा वेट लेस होता है, मतलब तुम हल्का फील करते हो। ऐसा क्यों सर? चलो पढ़ते। ये वेट और मास का डिफरेंस तो समझ में आया ना तुम्हें? ठीक है। अब मुझे बताओ, अर्थ पे और मून पे तुम्हें क्या डिफरेंस फील होता है? क्या फील होता है बताओ? फोर्स ऑन अर्थ तुम्हें कितना लगता है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ठीक है। वही फोर्स तुम मून पे जाओगे, तुम पे कितना फोर्स लगाएगा मून? मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून। समझ में आया? अब मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूं। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून is 1/6 times of acceleration due to gravity of earth। मतलब g की वैल्यू जो है, g ऑन मून इज 1/6 टाइम्स ऑफ ग्रेविटी एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ।
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, इसलिए फोर्स ऑन मून इज 1/6 टाइम्स ऑफ फोर्स ऑन अर्थ। इसलिए तुम मून पे क्या करते हो, वेटलेस फील ऑन मून। वेटलेस फील होने का मतलब है तुम्हारा ऐसा लगता है कि तुम अगर 60 किलो के हो तो मून पे तुम कितने किलो के रहोगे, सिर्फ और सिर्फ 10 किलो के। इसलिए तुम्हें मून पे जाने के बाद हल्का हल्का फील होता है। आई होप तुम्हें ये भी कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते। क्या क्वेश्चन है सर, मुझे बताओ। अगर तुम होमवर्क ले लो, मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 10 kg। क्या बोला गया, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 10 kg, ठीक है। व्हेन इट इज टेकन ऑन मून, फाइंड इट्स वेट। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हें क्या दिया जाएगा, कुछ डाटा दिया जाएगा, है ना। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 10 kg, व्हेन इट इज टेकन ऑन द मून फाइंड इट्स वेट। चलो होमवर्क है, कोई डाटा की गरज नहीं है, ठीक है। क्या दू डाटा क्या दू भाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके आना है, इसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऐसे ही बने रहे मेरे साथ में और वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, पढ़ते रहो।